अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में कोई महिला हो तो उसे नेत्री कहा जाएगा, और युवा नेत्री की बात आती है तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ दिव्या मदेरणा का नाम आता है। जब जब एक कान खोल कर सुन लेना, और बिजली विभाग में और कहीं पे भी जब जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। लेकिन फिर भी दिव्या मदेरणा ने होश संभाला और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी ओजस्वी वाणी से इन्होंने डोर टू डोर जाने का निर्णय लिया। मैं पिता की घड़ी पहन कर आई हूं। ये घड़ी उन्होंने मुझे जब ऑपरेशन करने जा रहे थे, मैं और मम्मी है बंबई के अंदर, तो उन्होंने मुझे महाभारत में इस बात का जिक्र हुआ है जब कृष्ण का संवाद हम सब ने सुना है। जब हम अपने घर में रामायण पढ़ते हैं या महाभारत का कोई पाठ पढ़ते हैं तब हमें वो किस्सा जरूर याद आता होगा जब कौरव और पांडवों की बात चली होगी। ऐसा ही कहा जाता है कि राजनीति के अंदर उतार चढ़ाव जरूर आते रहते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव के उन दौर में कभी न कभी शायद किसी न किसी ने अपने आप को जरूर आजमाया होगा। वैसे तो अभिनय करने वाला पुरुष अभिनेता कहलाता है और वहीं अभिनय करने वाली हर महिला अभिनेत्री कहलाती है, लेकिन हर अभिनेता और हर अभिनेत्री को वो अवार्ड नहीं मिलता जिस अवार्ड के वो हकदार होते हैं। कुछ खास ऐसे अभिनेता और कुछ खास ऐसी अभिनेत्रियां होती है जो अपनी अदाकारी से जनता का दिल लुभाती है और बस वही उनको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। अगर राजनीति की बात करें तो राजनीति में कोई महिला हो तो उसे नेत्री कहा जाएगा, और युवा नेत्री की बात आती है तो राजस्थान में सिर्फ और सिर्फ दिव्या मदेरणा का नाम आता है। दिव्या मदेरणा अपने आप में वो नाम बन चुका है जो आप किसी भी सोशल साइट्स पर जाएंगे तो आपको हर चौथा पांचवा वीडियो उनका मिल जाएगा। या तो वो प्रशासन से रूबरू होते दिखेंगे और या फिर वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अपनी जनता से वाद संवाद करते दिखेंगे। नहीं सुनेंगे आपका। I will only talk to commissioner। आपके एसआई से बात कर ली, आपके एसआई ने बदतमीजी करी। आज एक ऐसी ही कहानी आपके सामने लेके आए हैं जो कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर 3 पीढ़ियों की राजनीतिक विरासत को जिंदा कैसे रखा जा सकता है, और अगर 3 पीढ़ियों तक कोई इसको जिंदा रखना चाहे तो वो केवल और केवल दिव्या मदेरणा से सीख सकता है। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, जय राजस्थान, जय राजस्थानी, और मैं सुदेश राजस्थानी हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की जो कहानी है वो कहानी ही कुछ ऐसी है जो कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। दिव्या मदेरणा का पहले हम यहां पर संक्षिप्त परिचय रखेंगे और इसके बाद में आपके सामने उनके कुछ कारनामे रखेंगे जो हाल ही में 2-3 दिन से काफी वायरल हो रहे हैं। 2-3 दिन का किस्सा आपको भली भांति ही याद होगा कि किस तरीके से उन्होंने अपनी जनता की सेवा के लिए प्रशासन से 2 टूक बात की और प्रशासन से बात करके वो इतने वायरल हुए कि लोगों ने उन्हें शेयर करने से नहीं रोका। दिव्या मदेरणा की बात आते ही हम यहां से शुरुआत करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की सदस्य है। 2018 में ओसिया निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुनी गई थी। 2018 में ओसिया जोधपुर का ही एक विधानसभा क्षेत्र आता है। इनका पिता का नाम महिपाल मदेरणा था और माता का नाम लीला मदेरणा। जब महिपाल मदेरणा का नाम आता है तो आपको महिपाल मदेरणा का वो काल भी याद आता होगा जिस काल में वो अपनी दबंग छवि और दबंग राजनेताई के दम पर जाने जाते थे। लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जिसके बाद में उनकी तबीयत भी बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ने के बाद में एक बहुत ही शानदार किस्सा वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। माता लीला मदेरणा है जो अपने आप में एक सुखद तस्वीर बयान करती है कि कोई मां अपनी बेटी को किस तरीके से राजनीति में सक्रिय बनाने के लिए हर संभव वो प्रयास करती है जो लीला मदेरणा कर रही है। शायद ही ऐसी कोई मां होगी जो अपनी पुत्री के लिए इतना कार्य कर रही होगी। लेकिन राजनीति में सक्रिय रहने के लिए
लीला मदेना ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। दिव्या मदेना का जन्म 25 अक्टूबर 1984 को हुआ। 38 साल की उम्र है जो इनकी बताई जा रही है। कॉलेज है जो पुणे विश्वविद्यालय, 2004 में ये वहां चले गए थे जहां पर इन्हें जाना चाहिए था। बताया जाता है कि ब्रिटेन की पढ़ाई करने के बाद में अपने वक्ता और अपने अभिवक्ता और अधिवक्ता में इतना साफ तर्रार बोलना कोई मदेना से सीखे। इनकी शिक्षा है जो अर्थशास्त्र में बीए इन्होंने कर रखी है। दादा का नाम इनका परसराम मदेना है जो कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। और परसराम मदेना का नाम आते ही आपको भली भांति याद होगा कि परसराम मदेना उस वक्त मुख्यमंत्री बनने की रेस में थे, परंतु ऊपर से हाईकमान का यह आदेश आया कि गहलोत को ये मुख्यमंत्री का दायित्व है जो दिया जाना चाहिए। इसके बाद में परसराम मदेना को यह दायित्व नहीं दिया गया, लेकिन उन्हें एक जिम्मेदार पद पर जरूर ठहराया गया और वो कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। इंग्लैंड के एक विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की पढ़ाई करके इसके बाद में वो अर्थशास्त्रीय ज्ञान लेकर के जब भारत में लौटी तो वो अपना परचम गजब तरीके से लहरा रही थी। 2010 में 26 साल की उम्र में ओशिया जोधपुर में जिला परिषद का चुनाव लड़ी और जबरदस्त तरीके से उन्होंने उस चुनाव को नया आयाम और नई मोड़ भी दी है। 2023 में विधानसभा में भेराराम से हार गई थी। 2018 में वो काल आपको याद होगा जब वो एक विधायक के रूप में चुनी गई थी। 2013 को इस परिवार पर पूरी तरह से ग्रहण लग चुका था। इस मुद्दे पर हम बात भी करेंगे कि आखिर क्या हुआ। महिपाल मदेना के पिताजी परसराम मदेना कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे और उनकी ही रुचि से, उनकी तेज तरार कोशिश की वजह से हमेशा महिपाल मदेना को राजनीति में उतारने के इच्छुक थे। महिपाल मदेना भी राजनीति में सक्रिय रूप से आए और ये उस वक्त जोधपुर इलाके में एक ऐसे दबंग नेता के रूप में जाने जाते थे कि जहां पर इन्होंने किसान की बात कह दी तो शायद उनकी बात को कोई टाल सके, ऐसी किसी में हिम्मत नहीं थी। और ऐसा चलते उन्होंने अपने इस नए आयाम को एक नया मोड़ दिया और नया मोड़ देने के बाद में परसराम मदेना ने अपने बेटे महिपाल मदेना को गजब तरीके से राजनीति में उतारा और दोनों ही राजनीति में सक्रिय रहे, जबरदस्त रहे। तभी तो कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी तक राजनीति की इस विरासत को संभाल पाना शायद कोई दिव्या मदेना से सीखे। 2013 जब आया तब इनके परिवार में एक ग्रहण सा लग गया और वो सब कुछ याद है, सबको याद है कि मैं भंवरी देवी हत्याकांड की बात कर रहा हूं। इसके बाद में इस परिवार पर थोड़ा सा दुख का वो बादल आया, जो बादल छंटा तो सही, लेकिन जब छंटा तो इनका काफी हद तक नुकसान हो चुका था। लेकिन फिर भी दिव्या मदेना ने होश संभाला और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अपनी ओजस्वी वाणी से इन्होंने डोर टू डोर जाने का निर्णय लिया और ओशिया के क्षेत्र में ये इतने सक्रिय राजनेत्री रही है कि हकीकत में ही इन्होंने लोगों के दिल में अपना घर बनाया है। एक किस्सा है, जब इनके पिता हॉस्पिटल में ऐड थे तब हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में इनके पिता ने अपनी घड़ी का इशारा किया और बोला कि दिव्या क्या तुम वो घड़ी ला सकती हो। बताया जा रहा है कि इसके बाद में शायद उन्हें 8-10 घंटे ऑपरेशन थिएटर में रहना था और हो सकता था कि बेहोशी की हालत में इनको ज़्यादा भी वक्त लगे। लेकिन इसी 8-10 घंटों के टाइम के बाद में दिव्या मदेना जैसे ही अपने पिता के पास पहुंचती है और इनके पिता अपनी पुत्री को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मुंह से एक आवाज़ निकलती है कि दिव्या क्या तुम वो घड़ी लेके आई हो। तब दिव्या कहती है कि हाँ मैं वो घड़ी लेके आई हूँ, ये घड़ी है, और वो घड़ी अपने पिताश्री को पहना देती है। जब ऑपरेशन थिएटर का कुछ समय और निकल रहा था तब वहाँ की नर्स ने बोला कि आप इस घड़ी को रिमूव कर दीजिए, आप इस घड़ी को अपने शरीर से अलग कर दीजिए। तब महिपाल मदेना के ये शब्द थे कि ये घड़ी मुझे वक्त बताती है, ये घड़ी मुझे चलना सिखाती है, इस घड़ी को कृपया करके मुझसे अलग न करें। दिव्या मदेना को पता था क्योंकि डॉक्टर्स ने 1 साल पहले ही ये कह दिया था कि अब आपके पिताश्री
1 साल के ही मेहमान हैं। इसके बाद में वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे। रात कहा कि आपको नींद आ रही है, मैं घड़ी खोल देती हूं। उन्होंने कहा नहीं, मेरी घड़ी नहीं खोलना, मैं रात को भी टाइम देखूंगा। मैंने ये घड़ी चाडी में उनके पार्थिव शरीर से उतारी थी। लेकिन दिव्या मदेरणा सब कुछ जानती हुई साहस का परिचय, अदम साहस का परिचय देते हुए अपने पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। और चाडी गांव के अंदर वो जब अपने पिता के पार्थिव शरीर को लेकर के आई, तब पार्थिव शरीर के एक कलाई से, अपने पिता के पार्थिव शरीर की कलाई से वो घड़ी निकाली जो महिपाल मदेरणा ने ऑपरेशन के दौरान मांगी थी। और वही घड़ी आज भी दिव्या मदेरणा अपने एक कलाई में पहनी हुई आपको अक्सर दिखाई दे देगी, क्योंकि वो घड़ी है पिता की दी हुई जो उनको गलत और सही समय का आभास कराती है। और उनके पिताजी के साथ उनके कुछ इमोशन जुड़े हुए हैं, वो इमोशन उन्हें याद दिलाती है। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि अपनी वाणी की ओजस्वी नेत्री ये मानी जाती है, वाणी की वजह से काफी सुर्खियों में रहती है। और इसी वाणी की वजह से बद्रीराम, अपनी ही कांग्रेस पार्टी के एक नेता बद्रीराम पर यह भड़की थी और बद्रीराम को अपनी औकात तक याद दिला दी थी और बोला था कि जो मेरी मां को गालियां दे उनके साथ मैं कभी मंच साझा नहीं करूंगी। ये बात तब की है जब किसी घर में इन्हें जाना था और घर में जाने पर इनको पता चला कि वहां पर पहले से बद्रीराम बैठे हुए हैं उसी मंच पर, तो इन्होंने उस मंच पर बैठने से साफ मना कर दिया था और ये कहा था कि जो मेरी मां को गालियां निकाले उस आदमी के साथ मैं कभी मंच साझा नहीं कर सकती। मंच साझा करने की बात दूर, मैं उनसे बात तक नहीं करती, क्योंकि मुझे झूठा ढोंग नहीं आता कि लोगों को दिखावे की राजनीति के जरिए फोटो फ्रेम में एक साथ रहना जब बनती ही नहीं, तो फिर फोटो फ्रेम में रहने का तात्पर्य ही क्या है। तब ये जाकर के हाईकमान दिल्ली को बता दिया था और हाईकमान दिल्ली को भी ये सूचना दे दी थी कि अब दिव्या मदेरणा ऐसे आदमियों के साथ मंच साझा नहीं करती जो उन्हें अपनी मां की गालियां सुननी पड़े। दिव्या मदेरणा ने काफी बार अपने अदम्य साहस को जनता के सामने भी रखा है और जनता को बताया भी है बार बार, लेकिन कई बार उन्होंने अपने वीडियोस से यह साबित कर दिया। हाल ही में 2-3 दिन पहले की घटना, जब उनके पूर्व सरपंच पर, जो उनके सरपंच थे पूर्व कार्यकाल में, उनके किसी राजनीतिक द्वेष के कारण वर्तमान विधायक ने, बताया जा रहा है जैसा कि पुलिस भेज दी, जयन भेज दिए और पूरी प्रशासन उनकी बिजली कटौती करने आए, तो दिव्या मदेरणा ने बीच में हंगामा कर दिया। वो क्लिप भी आप सुने और शायद आपने वो क्लिप सुनी भी होगी। जब जब एक कान खोल कर सुन लेना, और बिजली विभाग में और कहीं पे भी जब जब बिस्कॉम या किसी किसान के घर जाओगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगी, आ जाऊंगी। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि दिव्या मदेरणा ने भरे मंच से अपनी बात को रखने के लिए काफी मेहनत से अपनी बात को लोगों के सामने रखा है। दिव्या मदेरणा ने अपने अदम्य साहस का प्रयोग करते हुए लोगों को अपनी हिमाकत का हिसाब लगाना भी सिखाया है और अपने अदम्य साहस से लोगों को यह भी बताया है कि महिला किसी से कम नहीं होती, वो अपनी वाणी से किसी को भी मात दे सकती है। इसलिए दिव्या मदेरणा बार बार अपने पिताजी और अपने दादा को याद करते हुए कहती है कि मैं तीसरी पीढ़ी की वो विरासत संभाल रही हूं जो शायद एक लड़की कभी संभाल पाने की हिम्मत करे, ऐसी हिम्मत मैं करके दिखाती हूं। कई बार आपको उनके भाषण भी नजर आते होंगे जिस जगह वो ये भी कहती है कि मैं एक शेरनी हूं और शेरनी को किसी से डर नहीं लगता। हालांकि ये राजनीतिक दौर है और राजनीतिक दौर में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे में उनकी शादी को लेकर के भी कई लोग, कई नेता तंज कसते हैं, लेकिन इस पर भी वो चुटकी लेते हुए कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगी, मेरी शादी की आप चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि ये मेरा निजी मामला है। एक भरे मन से अपनी शादी की बात को इस तरीके से पेश करना, ये भी शायद बहुत बड़ी बात है। दिव्या मदेरणा की ये दिलचस्प कुछ किस्से और दिव्या मदेरणा के बारे में छोटी मोटी जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जाते जाते आपको सिर्फ ये भी बता दें कि ये केवल और केवल 3 लोगों को फॉलो करते हैं
और वो आपकी स्क्रीन पर है कि ये इंदिरा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा गांधी को फॉलो करते हैं और कांग्रेस को फॉलो करते हैं। अगर कई मीडिया में ये भी खबरें आती है कि ये सचिन पायलट के काफ़ी नज़दीक है, लेकिन हमें नहीं लगता कि अगर सचिन पायलट के इतने नज़दीक होते तो यहाँ पर सचिन पायलट को फॉलो किया जाना चाहिए था। अब आप इनकी पीछे की डीपी भी देखेंगे, इसके अंदर सचिन पायलट की फोटो फ्रेम नहीं है। इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो अफवाहों का बाजार गर्म है, शायद वो ठंडा ही रहे तो ही अच्छा है। आपसे अलविदा चाहते हैं और अलविदा के साथ साथ दिव्या मदेना के लिए एक बात तो कहना चाहेंगे कि भारत में ऐसी महिलाओं की कमी है और ऐसी साफ छवि की नेत्री और अपनी बात को अदम्य साहस से रखने वाली नेत्री राजस्थान के जोधपुर जिले में है, तो ये जोधपुर वासियों और राजस्थान वासियों के लिए बड़े गौरव और गर्व की बात है। नमस्कार।